सो वेलकम टू द जीएस रूम। अब हमारा नया लेक्चर आ चुका है, ये होने वाला है पॉलिटी के ऊपर। अब हम इस सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए और साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और अदर एग्जामिनेशन के लिए हैं वो सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। तो इस जो सीरीज है इसमें हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ने वाले हैं क्या, पार्लियामेंट को। ठीक है, भारतीय संसद को पढ़ने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बता देता हूँ, भारतीय संसद के बारे में। देखो, इंडियन जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में दी गई, पार्ट 5 में दी गई, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 120 इसे कवर करते हैं। मतलब आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 120 तक स्पेशली इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के बारे में बताया गया है इसमें। अब जो हमारी जो देश की गवर्नमेंट है वो कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, हमारी संसदीय प्रणाली है, भारत की संसदीय प्रणाली है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। अब इसमें होता क्या है, कुछ इसके फीचर्स हैं कि जैसे भारत में दो हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। लोअर हाउस क्या होता है, वो कुछ टाइम के बाद डिसॉल्व हो जाता है, उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उतने साल तक वो चलता है, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके अलावा प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये सारे फीचर्स आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होंगे। अगर यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं तो यूएस में जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां प्रेसिडेंट ऑल ओवर पावरफुल है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स हम क्वेश्चन के साथ साथ देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई हु प्रिसाइड्स, सॉरी, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा था, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 83, इनमें से कौन सा, जो चार आर्टिकल है इनमें से कौन सा राज्यसभा पे डील करता है। तो अब राज्यसभा के बारे में जो हमारा आर्टिकल 80 है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी राज्यसभा ना लिख के क्या लिखा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा है। एक्चुअली क्या था, 1954 तक, 1954 तक हम इन्हें हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह के प्रेफर करते थे। 1954 के बाद ये नाम ऐड किए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 80 में हमारा क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, आर्टिकल 81 में हमारा है लोकसभा। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 में इंडियन पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन है। अब आर्टिकल 79 में क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ना, वो तीन पार्ट हैं उसके। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किस चीज की बनी है, लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा ओनली राज्यसभा ओनली, या लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये गलती मत करना कभी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर हमेशा पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मार्क करके आना। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 81 में मैंने बता दिया लोकसभा है, 80 में राज्यसभा है। ठीक है, और प्रेजेंटली लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 550 मेंबर्स हैं। पहले 552 होते थे, दो एंग्लो इंडियंस हटा दिए गए हैं। अब राज्यसभा के बारे में बात करें तो 250 मेंबर हैं टोटल। ठीक है, 250 मेंबर है। आर्टिकल 83 में इनकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, कितने साल तक इनका कार्यकाल रहेगा, लोकसभा राज्यसभा का टेन्योर क्या होगा, आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है। अब देखो, लोकसभा के बारे में जान लो थोड़ा, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, मैंने बताया 250 मेंबर होते हैं। अब 238 इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, 238 आपके इलेक्ट होके आते हैं अलग अलग स्टेट से और यूटी से। अब जो 12 मेंबर होते हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। अब ये 12 मेंबर होते किस किस फील्ड से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार फील्ड से होते हैं बेसिकली, आर्ट, लिटरेचर, कला साहित्य, साइंस से होते हैं, आपके विज्ञान से होते हैं और सोशल सर्विस से होते हैं। किससे होते हैं, सोशल सर्विस से होते हैं। ठीक है, तो ये आप चारों पॉइंट याद कर लेना कि जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है राज्यसभा में, वो कहाँ कहाँ किस किस फील्ड के होते हैं, आर्ट का होता है, लिटरेचर का होता है, साइंस का होता है और सोशल सर्विस का होता है। ठीक है, समाज सेवा का होता है। अब बात यह आती है कि क्या ये जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो जिस स्टेट से इलेक्ट होते हैं, क्या उस स्टेट का मेंबर होना जरूरी है कि नहीं है। तो पहले तो क्या था, पहले हमारे यहाँ ये प्रोविजन था कि अगर आप किसी भी स्टेट से लड़ रहे हो राज्यसभा के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हो राज्यसभा के उसमें, तो आपको उस स्टेट का निवासी होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से ये प्रोविजन खत्म कर दिया। अब आपको पता करना है कि भाई ये प्रोविजन कब खत्म कर दिया गया था।
ठीक है। और उस प्रोविजन के बाद से ये हो सकता है कि आप राज्यसभा ऑल ओवर इंडिया बस वोटर होने चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए इलेक्टर वोटर लिस्ट में, तो आप कहीं से भी किसी राज्य से भी आप चुनाव लड़ सकते हो। अर्लियर ये ऐसा नहीं था। अर्लियर जिस चुनाव मतलब आप जिस स्टेट के निवासी हो उसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने 550 मेंबर्स हैं, पहले 552 थे, अब ये दो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं, ठीक है, दो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं, अब 552 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 आते हैं आपके स्टेट से और 20 आते हैं आपके यूटीज से, मतलब 20 मेंबर टोटल यूटीज को दिए गए हैं और 530 मेंबर्स स्टेट्स को दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो इनका इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं भारत के वो वोट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए एमपी और एमएलए होते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं, यही वोट करते हैं, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना है वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसी इंफॉर्मेशन हम हर क्वेश्चन पे कैरी करते चलेंगे, ठीक है। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, या प्राइम मिनिस्टर करता है। बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग होती क्या है? ज्वाइंट सिटिंग मतलब होता है दोनों ही जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, जब ये साथ में बैठते हैं। अब ये लोकसभा प्लस राज्यसभा कब बैठते हैं? जब भी कोई विधेयक, ठीक है, कोई ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, जब भी कोई साधारण विधेयक होता है, ठीक है, उस पे लेके दोनों में विवाद हो जाता है, ठीक है, एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो इस पे लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ये इनका सॉल्व कराया जाता है ऑर्डिनरी बिल के केस में, इनका जो सॉर्ट कराया जाता है वो ज्वाइंट सिटिंग कराता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कराता है। अब इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता प्रेसिडेंट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन कौन करता है, तो बुलाता प्रेसिडेंट है, और जो इसको प्रिसाइड करेगा वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा। और जनरली क्या होता है, अगर राज्यसभा ने किसी बिल को रोका हुआ होता है, उसमें अपना डिस्प्यूट जाहिर किया होता है, ठीक है, तो ज्यादातर ये पास हो जाता है क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी होती है। अगर लोकसभा राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग भी होती है तो वहां भी लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, तो वो पास करा ले जाते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंडर आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग हमारे आर्टिकल 108 के अंडर आती है, ठीक है, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दे रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है विच हाउस इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब दो हाउसेज होते हैं, मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा, जिसमें से अपर हाउस होता है वो आपका राज्यसभा कहलाता है। कौन कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। अपर हाउस इसलिए कहलाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। राज्यसभा के बारे में खास बात यह है कि हर 2 साल में, हर 2 इयर्स में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं, और नए मेंबर फिर से इनडायरेक्ट इलेक्शन से या नॉमिनेशन से आते रहते हैं। तो ये कभी भंग नहीं होता, इसीलिए इसे अपर हाउस कहते हैं। अब जब लोकसभा की बात करोगे ना, तो लोकसभा में क्या होता है, 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, बेसिकली 5 साल का टेन्योर होता है, और 5 साल के टेन्योर से पहले भी ये 2 साल में, 1 साल में, ऐसे कभी भी ये गिर सकती है। अगर कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, फुल मेजोरिटी में नहीं है, तो कभी भी मेजोरिटी लूज करती है तो वो सरकार गिर सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली 5 इयर्स का टेन्योर होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, प्रॉपर रूल करती है, मेजोरिटी है, तो वो 5 साल तक रह जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये 5 साल इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है? नहीं, अगर इमरजेंसी लग गई ना, तो इमरजेंसी के टाइम पर इसका 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान 1-1 साल करके इसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वैसे ही 6 मंथ के अंदर, अगले 6 मंथ्स के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है, ठीक है। तो ये बातें सारी याद रखना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है। बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, यही हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है, राज्यसभा का। जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहता है तभी तक ये राज्यसभा का
चेयरमैन भी रहता है। नॉर्मली आपने देखा होगा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, जबकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लेकिन 6 साल का नहीं होता। ये कंफ्यूजन को दूर कर लेना। रीजन, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल तक है। जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तभी तक वो राज्यसभा का चेयरमैन बना हुआ है। और राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 के अंडर आता है। ठीक है, आर्टिकल 89 के, संविधान के आर्टिकल 89 के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का राज्यसभा के का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर 90 में उनका रेजिग्नेशन आ जाता है, 91 में उनकी पावर ड्यूटीज आ जाती हैं। उसके बाद 92 में आ जाता है कि कौन चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। और 93 से आपका स्पीकर आने लगता है। ठीक है, 93 ऑनवर्ड्स आपका स्पीकर रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 सेशन। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 सेशन पार्लियामेंट में। देखो, जो हमारे संविधान में लिखा है वो लिखा है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है। मतलब संविधान क्या होता है, जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, इनके सेशन होते हैं, तो कुछ टाइम में इनके सेशन होते हैं। ठीक है, असेंबली बैठती है जहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्स डिस्कस किए जाते हैं, लॉ पास किए जाते हैं। तो ये कुछ टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है कि इतने समय तक सदन चलेगा, और उसके बाद इतने समय बाद फिर ये सदन फिर से चलेगा। तो उस 2 ड्यूरेशन के बीच का जो टाइमिंग होता है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, संविधान में मेंशन है। ठीक है, और हमारे यहाँ टोटल 3 सेशन चलते हैं। कितने सेशन चलते हैं, कितने सदन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है बजट सेशन। ठीक है, बजट सेशन होता है, फिर समर सेशन होता है जिसे मानसून सेशन भी कहते हैं, और एक विंटर सेशन होता है। ये 3 सदन आपके चलते हैं। मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चीज और है कि अपने यहाँ जितनी भी पोस्टें हैं, कोई भी पोस्ट खाली होगी ना, उसमें 6 मंथ्स का, ज्यादातर 6 मंथ्स का ही टाइम पीरियड आप देखोगे। कोई भी पद खाली होगा तो 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। इवन इलेक्शन होना है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो होना होगा। ठीक है, अब विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है, 79, 80, 81, 82। तो 80 में मैंने बताया था आपके राज्यसभा आती है, 81 में लोकसभा आती है, 82 में आता है सेंसस के बारे में, कि हर 10 साल में एक सेंसस होगी और उसके बाद सीटों का फेरबदल किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 79 मैंने आपको बताया था भारतीय संसद इसमें आती है आपकी। अब क्या होता है, एक आपका आर्टिकल 82 कहता है कि जब हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस होती है, तो हर 10 साल में जब जनगणना होगी तो उसके बाद हिसाब से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीटों को रीएडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपने यहाँ टोटल इन सेंसस के बाद हम, मतलब इन सेंसस होने के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, जिसका ये काम होता है कि आप सीटों को फिर से काउंट करो, फिर से देखो कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो सीटें किस राज्य में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो कितनी सीटों को बढ़ाना है, किसको कम करना है, किसको रिशफल करना है। तो ये सारा काम डिलिमिटेशन कमीशन का करता है। अभी रिसेंटली 2023 ये 2024 वाले में जो सिविल सर्विसेज हुआ था उसमें यही पूछा था क्वेश्चन कि कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है। ठीक है, तो अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बना। और ये कैसी बॉडी होती है, ये हमारी एक संवैधानिक बॉडी होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कानून द्वारा बनाई जाती है, और संवैधानिक बॉडी वो होती है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, क्योंकि लोकसभा आपका टेम्परेरी हाउस है। ठीक है, तो टेम्परेरी हाउस है, जब कोई भी जो गवर्नमेंट होगी उसके 5 साल का जब टेन्योर खत्म हो जाएगा, उससे पहले वो उससे पहले अगर वो गिर जाती है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अगले चुनाव होने के लिए, अगले लोकसभा के इलेक्शन होने के लिए उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब ये डिसॉल्व कौन करता है, लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होने के बाद भी जो नई लोकसभा इलेक्ट होके आती है तो उसको सम्मन भी कौन करता है, बुलाता भी अपना प्रेसिडेंट है। ठीक है, सम्मन भी प्रेसिडेंट करता है। और क्या होता है, हर साल में जो भी पहला सेशन होगा, हर साल का जो भी पहला सेशन होगा उसमें स्पीच देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, उसमें स्पीच देगा प्रेसिडेंट।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की स्पीच आपकी मेंशन है। इसे स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट कहते हैं, आर्टिकल 87 में ये मेंशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल 87 में एक स्पेशल एड्रेस होता है, एक स्पीच देता है। कब देता है ये स्पीच? हर साल। ठीक है, हर साल जो भी हर ईयर के स्टार्टिंग में जो भी सेशन पहला होगा उसमें हमेशा प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और उसके बाद कोई भी इलेक्शन होगा तो नई लोकसभा आएगी तो उसमें भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन होता है, प्रेसिडेंट अपनी एक स्पीच देता है, और ये मेंशन है आर्टिकल 87 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया था कितना था, 5 साल 6 साल। 5 साल लोकसभा का था, 6 साल राज्यसभा का था। ठीक है, अब 5 साल से पहले भी मैंने बताया था ये आपकी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, और कब होगी? जब कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं होगी, तो उससे पहले प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व कर सकता है अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और इमरजेंसी के टाइम पे इसका मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वैसे ही 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये कमिटी क्या होती है? देखो, पार्लियामेंट क्या है, अपनी वर्किंग के लिए कई सारी कमिटीज बना के रखता है। ये इनका काम होता है, इन कमिटीज का काम होता है एज अ सुपरवाइजरी बॉडी होती हैं। ये काम क्या करती हैं? जो भी गवर्नमेंट बिल बनाती है, ठीक है, जो भी कानून बनाना होता है तो उस बिल का क्या करती है? समीक्षा करती है। मतलब वो ज़्यादातर कोशिश करती है इस बिल में कोई कमी तो नहीं है, क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या पॉइंट हटाना है, क्या पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये कमिटीज़ का काम होता है इन बिल्स को सुपरवाइज करना। तो इसीलिए पार्लियामेंट में हमारी कई सारी कमिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, यानी लोक लेखा समिति है, अनुमान समिति आपकी एस्टिमेट कमेटी हो जाती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाती है, और कारोबार सलाहकार समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है आपकी? तो जो हमारी लार्जेस्ट कमेटी है वो आपकी एस्टिमेट कमेटी है। ठीक है, बेसिकली एस्टिमेट कमेटी में कितने 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और ये सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, और कोई भी मिनिस्टर आपका इसका मेंबर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है वो 1950 में जॉन मथई बनाते हैं। कौन बनाता है? जॉन मथई। ठीक है, 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद सबसे पहली एस्टिमेट कमेटी बनती है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली इसका काम होता है रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, बजट रिलेटेड चीज़ों को एग्जामिन करना, साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर में, इकोनॉमी में हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्च करना है वो बताना। ठीक है, एफिशिएंसी देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखना। ठीक है, क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज हो सकती हैं इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके फंक्शन होते हैं आपके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कोरम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोरम क्या होता है? कोरम बेसिकली होता है कि मिनिमम अटेंडेंस, समझ लो कि ठीक है, मिनिमम अटेंडेंस। अब हाउस में मेंबर होते हैं, आपने बताया लोकसभा में 550 होते हैं, राज्यसभा में 250 होते हैं, तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है कि इतने मेंबर आने चाहिए, इतने मेंबर आने चाहिए, तभी हम हाउस की प्रोसीडिंग को बढ़ा सकेंगे। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, जिससे कि हाउस की सदन की प्रोसीडिंग बढ़ सके। तो ये कितना होता है? टोटल 1/10 होता है। हाउस की स्ट्रेंथ का 1/10 मेंबर आएंगे तभी आपका सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें हम और भी देख लेते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में देख लेते हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत पुरानी कमेटी है। ठीक है, ये 1921 की है, 1921 से है, और ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था ना, तब से चल रही है। ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का आया था, तब से ये चल रही है, और पहली बार 1921 में बनाई गई थी। करेंटली तो 22 मेंबर होते हैं इसमें, 15 आपके, ध्यान रखना, 15 लोकसभा से होंगे और 7 आपके राज्यसभा से होंगे। और ये जितनी भी कमिटीज हैं हर साल, ठीक है, हर साल इनके मेंबर का इलेक्शन होता है। ठीक है, इनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और कैसे इलेक्ट किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से किया जाता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। हर साल इनका मेंबर का चुनाव किया जाता है। अब 1967 के बाद से एक मतलब ट्रेंड बन गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो हेड होगा ना, वो आपका अपोजिशन का नेता होगा। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ज्यादातर। ठीक है,
अब इसका काम क्या होता है, ये इस कमेटी का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो कैग होती है ना, कैग, ठीक, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो भी ये सरकार के जितने भी खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन अकाउंट्स की जो रिपोर्ट सबमिट करती है कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना खर्च किया, तो इन रिपोर्ट्स का जो ऑडिट का फाइनल जो वो होता है, वो देखने का काम इन कमिटीज का होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। तो हमारे संविधान में इस कमेटी का बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल है, ठीक है। बेसिकली ये सरकार के पैसे पे नजर रखती है कि भाई ये पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कोई करप्शन का केस तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं भाई। इसके बाद है हमारी बिजनेस पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इनका काम है जो होता है पीएसयू से रिलेटेड चीजों को सुपरवाइज कर। अब करेंटली इसमें भी कितने 22 मेंबर आते हैं, ठीक है भाई, 15 + 7, 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हेड कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हेड कौन होता है, ये ढूंढ के लाना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कहाँ गया अगला क्वेश्चन, तो कोरम तो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है विच बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कौन सा बिल पहली बार नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बिल मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं मेजरली, ठीक है। जो बिल रहेंगे, विधेयक रहेंगे, 2 टाइप के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये दोनों सदन में से कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मनी बिल होता है, धन विधेयक, ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और फिर ये राज्यसभा में भेजा जा सकता है। राज्यसभा 14 दिन तक इस बिल को होल्ड करके रख सकती है, ठीक है। अगर वो पास भी करती है, ना पास करे, या अपने कुछ भी करती है कि मतलब वो इसको पास नहीं करना चाहती है, लेकिन 14 दिन के अंदर अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ये बिल ऑलरेडी पास माना जाता है, ठीक है। तो मनी बिल के केसेस में सबसे ज्यादा पावर लोकसभा के पास है। ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण जो विधेयक है उसके केस में जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, और मनी बिल के केस में क्या है ना, कोई भी अगर राज्यसभा आपत्ति भी जताएगी तो भी आपकी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के केसेस में आपने देखा था आर्टिकल 108 के तहत आपकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है। तो अब कौन सा बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है राज्यसभा में, नहीं हो सकता है, तो वो आपका मनी बिल। मनी बिल पहले इंस्टेंस में कभी नहीं इंट्रोड्यूस होगा। सो इसका आंसर हो गया हमारा मनी बिल, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था राज्यसभा के केस में 14 डेज तक मनी बिल रह सकता है। इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा, जाएगा राज्यसभा में, लेकिन 14 डेज तक राज्यसभा इसे होल्ड कर सकती है। अगर वो उसे पास नहीं करती तो 14 डेज बाद उसे पास माना जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई जो हमारा मनी बिल है कौन से आर्टिकल में आता है। देखो, जो मनी बिल की डेफिनेशन है ना, वो आर्टिकल 110 में लिखी हुई है, ठीक है। मनी बिल के बारे में 110 में लिखा हुआ है और जो प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर है, वो 109 में है। तो हमारा जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में मेंशन है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, कैसे आएगा, कैसे पास होगा, वो सारा का सारा 109 में है। और एक चीज और, मनी बिल इंट्रोड्यूस करने में से पहले लोकसभा में प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है, ठीक है। और उसके बाद जो डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका स्पीकर डिसाइड करता है। तो ध्यान रखना, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए और डिसाइड कौन करता है कोई बिल आपका मनी बिल है कि नहीं, वो आपका स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, हु इज द अथॉरिटी टू प्रोरोग द पार्लियामेंट, ठीक है। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो भाई संसद को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। संसद को बुलाने का अधिकार, सम्मन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है और स्थगित करने का भी अधिकार जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के अगर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा जैसे ये दोनों सदन हैं, अगर इन सदनों को स्थगित करना है कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, तो इसको टेम्परेरी जो आपका स्थगित करेंगे वो इनके चेयरमैन और स्पीकर करेंगे, ठीक है। लोकसभा के केस में स्पीकर करेगा और राज्यसभा के केस में आपका कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन प्रेसिडेंट नॉमिनेट, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 12 मेंबर नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट द्वारा और अलग अलग फील्ड, कौन कौन सी, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करेगा।
अब अगला क्वेश्चन है हु डिसाइड्स वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कौन बताता है कि बिल मनी बिल है कि नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर बताएगा, प्रेसिडेंट बताएगा, स्पीकर बताएगा या प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्पीकर हमारा डिसाइड करता है कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, वो स्पीकर के ऊपर डिसीजन होता है। प्रेसिडेंट की अनुमति लेना आवश्यक है लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। और ध्यान रखना नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट कभी भी जब दोनों हाउसेस से ये बिल पास होके जाता है तो प्रेसिडेंट इसको कभी भी वापस नहीं भेजता है, ठीक है। मनी बिल के केस में इसको रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। मनी बिल के केस में एक तरीके से बाध्य होता है राष्ट्रपति इस पे साइन करने के लिए, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच पार्लियामेंट कमिटी इज नोन एज द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो अभी मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है, 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई थी, 1921 से में बनी थी ये कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है इसको पब्लिक वॉचडॉग का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सीएजी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च किया है, वो सब सीएजी करता है और ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। और मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, हर साल में अपॉइंट होते हैं, कितने लोकसभा से हैं, कितने राज्यसभा से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी ये जो ध्यान रखना, ये जो है इसमें आप देखो जितने भी एमसीक्यू आए, जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके पीसीएस आरओ यारो में, पॉलिटी के केस में बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्शन नहीं डालता है, ठीक है। मेंस में हाँ, मेंस में आपको लिखने के टाइम पर अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं, मतलब उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें गवर्नेंस पार्ट भी आपका इंक्लूड हो जाता है। तो अभी तो ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर हुई ऊपर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो भाई लीडर ऑफ अपोजिशन को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। अब ये थोड़ा ठीक ठीक सवाल है, लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा या स्पीकर करेगा। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट करता है वो हमारा भाई स्पीकर करता है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है, एक ऐसा मेंबर है, मतलब अपोजिशन पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसे लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। मतलब कोई भी अगर 10%, ठीक है, 10% सीटें लेके आएगा, ठीक है, 10% सीटें लेके आएगा लोकसभा की, तब उसको दर्जा मिलता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी। अब देखो जो कमिटियां होती हैं पार्लियामेंट में, जो समिति होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है, जो एक परमानेंट रहेगी, और एक एडहॉक होती है। एडहॉक कमेटी क्या होता है, जो टाइम टू टाइम अपॉइंट होती है किसी स्पेशल कार्य के लिए, स्पेशल टास्क के लिए उसे दिया जाता है और उसके बाद फिर वो डिसॉल्व कर दी जाती है। तो एस्टीमेट कमेटी हमारी परमानेंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी परमानेंट कमेटी है, कमेटी अब रेलवे कमीशन कमेटी और कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST। अब इन दोनों में मामला फंसता है, तो आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सी आपकी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। तो इनमें से जो आंसर होगा, रेलवे कमीशन कमेटी, कन्वेंशन कमेटी या कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST। तो जो हमारा आंसर है वो है रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ठीक है। ये एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ठीक है, ये एक एडहॉक टाइप की कमेटी है जो टाइम टू टाइम के लिए डिजाइन करी जाती है, अपॉइंट की जाती है और उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो दल बदल जो आपका कानून था, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या था कि पहले जब तक ये नियम नहीं आया था तब तक क्या होता था, इलेक्शन कोई भी जीता, कोई भी मेंबर दूसरी पार्टी में चला जा रहा है जीतने के बाद, ठीक है। अगर कोई लूजिंग पार्टी है, ठीक है, तो लूजिंग पार्टी के मेंबर विनिंग पार्टी में चले जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये सारा सिस्टम चलता रहता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और ये आया 1985 में, ठीक है, 1985 में आया। अब आपको बताना है कि भाई कौन से अमेंडमेंट से आया था, संविधान में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 51, 52, 53 या 54, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पास हुआ था, ठीक है। अभी यार मैं बोलता जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो अभी इनमें जितने क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम देख रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें थोड़े पार्लियामेंट से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन लाएंगे, जहाँ पे चीज़ें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, देखो हिट करो सीधे।
अब अगला क्वेश्चन है हु नॉमिनेट्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स को कौन चुनता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट? तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसके मेंबर का चुनाव जो होता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? देखो, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। ठीक है। और जो राज्यसभा का चेयरमैन जो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज ये बताना कि ये कहाँ मेंशन है, इनकी एजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है कि आर्टिकल में मेंशन है या किसी एक्ट में मेंशन है, कहाँ पे ये एजेस मेंशन है, इसको ढूंढ के लाना और कमेंट करना। अब विच इज द मोस्ट पावरफुल कमेटी इन द पार्लियामेंट। तो इस कमेटी का नाम ऑलरेडी हम पास्ट में अभी पीछे 2 बार सुन चुके हैं। तो इनमें से सबसे पावरफुल कमेटी कौन सी? एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, कमेटी ऑन प्रिविलेज है। तो जब सबसे पावरफुल कमेटी है वो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, क्योंकि इसी का काम है जो पब्लिक अकाउंट होता है गवर्नमेंट का उसको मेंटेन करके रखना, उससे देखना कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा गया। और सीएजी भी अपनी रिपोर्ट इसी कमेटी को देता है जिससे पता कर पाती कोई स्कैम वगैरह तो नहीं हुआ है, कोई करप्शन के केसेस तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके जो मेंबर होते हैं वो लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन में वोट करके लाए जाते हैं। आम जनता इनके इलेक्शन में वोट करती है और इनको इलेक्ट करती है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले 1954 तक, ठीक है, 1954 में लोकसभा और राज्यसभा का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले इन्हें हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार मैक्सिमम अधिकतम संख्या क्या है? तो बेसिकली जो अभी तो है वो 552 नहीं रह गई, 552 पहले थी, अब जो है 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन रिमूव कर दिए हैं। अब आपको बताना है कि भाई 2 एंग्लो इंडियन जो रिमूव किए गए वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा रिमूव किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, इसमें कॉन्सेप्ट या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कहो तो यही है कि कौन से अमेंडमेंट से ये 2 मेंबर हटाए गए हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है। तो अब अगला बिल है हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा रिटेन अ मनी बिल। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन बताया कि 14 दिन से ज्यादा रिटेन नहीं कर सकती है राज्यसभा, चाहे तो वो उसे पास कर दे चाहे ना पास करे। अगर नहीं भी पास करती है तो उस केस में पास माना जाता है, क्योंकि मनी बिल के केस में, धन विधेयक के केस में जो शक्ति होती है वो आपकी लोकसभा के पास लाई करती है। ठीक है। अब फाइनली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फिर से वही है विच कमिटी एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ सीएजी। अच्छा ध्यान से देखो, जितने भी आप मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो आपको फिर से वही बताना है विच कमिटी एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ सीएजी। तो सीएजी की रिपोर्ट कौन एग्जामिन करती है? वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। ठीक है। तो देखो जितने भी ये सारे क्वेश्चन थे बहुत बेसिक थे, बहुत ज्यादा आसान थे। ठीक है। अब पार्लियामेंट के अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा वो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जिसमें हम कुछ चीजें जानेंगे कि बेसिकली वर्किंग कैसे होती है पार्लियामेंट की। कोई बिल पास होता है तो वो किन स्टेप से गुजरता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में और क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से कमिटीज होती हैं और कौन कौन से टर्म होते हैं, उनका रूल्स क्या होता है, किन किन स्टेजेस से कोई बिल गुजरता है, कौन कौन से मोशन होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो सेंड करें।